हाय, माई सेल्फ सुनील कुमार। तो आइए आज हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपने इसमें ट्रू और फॉल्स का एक ऑर्डर आपने यहाँ पर इसका बनाना होगा। तो देखो पहला जो पार्ट इसके अंदर वो क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L इज इक्वल टू 0 इज 10 इन प्लेटिनम। कहता है कि जहां पर प्लेटिनम के अंदर अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर जब 0 होगी तो वहां पर उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। सेकंड के अंदर कहता है कि द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंड 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज इज सेम एज नो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D सबसेल इज सेम। ये कहता है कि अगर मैंगनीज और क्रोमियम के अंदर 3D के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है तो क्या उनके लिए Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी क्या सेम रहेगी। थर्ड पार्ट के अंदर कहता है ये कि आयरन और निकल 2 पॉजिटिव के लिए मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है। और फोर्थ के अंदर कहता है ये कि L/N की वैल्यू अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 57 है तो उसके लिए N/L की वैल्यू 0.4 होती है। तो इनमें से हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, वो सभी यहाँ से इसको कैलकुलेट करके हमें निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं इसका यहाँ पर। तो पार्ट 1 के अंदर क्या होगा, आपका प्लेटिनम होगा। तो पार्ट 1 करके देखते हैं सबसे पहले। तो पार्ट 1 के अंदर प्लेटिनम हम लिखते हैं, प्लेटिनम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 46 होगा। अब एटॉमिक नंबर क्या होगी, ये होगी आपकी 1s2 2s2 2p 6 होगी। उसके बाद होगी आपकी 3s2 3p6, ठीक है। उसके बाद होगा आपका 4s2 और 4s2 के बाद आएगी यहाँ पर 3d10 और 3d10 के बाद क्या होगा यहाँ पर 4p6 और 4d10। तो ये कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है हमारे प्लेटिनम के लिए। अब यहाँ पर देखो L की वैल्यू, L क्या रिप्रेजेंट करता है, L रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर को, ठीक है। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जहां पर L की वैल्यू क्या, देखो अगर L की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी तो ये रिप्रेजेंट करता है S सबसेल को, ओके। अगर L की वैल्यू यहाँ पर, अगर L की वैल्यू आपके लिए 1 हो तो रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये P को। अगर L की वैल्यू 2 होगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये D को। और अगर L की वैल्यू 3 होती है तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये F को रिप्रेजेंट करते हैं। बट गिवन क्वेश्चन के अंदर L की वैल्यू 0 दी हुई है, दैट मीन्स कि किसके लिए बात करता है ये, अब 0 किसके लिए, यहाँ पर आपके S के लिए है। तो S के अंदर, S सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो देखो यहाँ पर एक S सबसेल आपकी यहाँ पर है, एक S सबसेल यहाँ पर होगी आपकी, एक S सबसेल यहाँ पर है, तो इनके अंदर और एक आपके S सबसेल यहाँ पर है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, ये हो गया आपके 2 + 2 + 2 + 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। स्टेटमेंट के अंदर बोलता है कि अगर L की वैल्यू 0 हो तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। बट कितने बनते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 बनते हैं। इसलिए जो गिवन जो स्टेटमेंट आपके पास है वो क्या होगी, आपकी बिल्कुल फॉल्स होगी, ठीक है। गिवन स्टेटमेंट क्या होगी, ये फॉल्स होगी। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंड 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D सबसेल इज सेम। कहता है कि अगर 3D क्रोमियम के 3D इलेक्ट्रॉन और मैंगनीज के 3D इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा क्योंकि उनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमने देखना होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये टेबल याद करनी होगी, जहां पर क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका S या P ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है और N सबसेल के अंदर, N सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन का पूरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर या जो टोटल जो उसका कांस्टेंट आता है उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा, उसका 0.35 होता है। अगर N-1 में है तो 0.85 होगा और अगर N-2 में है तो कितना होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 1 माना जाएगा। ऐसे ही अगर D और F ऑर्बिटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का कितना कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, 0.35 N सेल के अंदर, एक N-1 N-2 और N-3 के लिए 1 माना जाएगा। तो देखो कैसे, मैं समझाता हूं आपको। अगर क्रोमियम आपके पास है, मान लो इसने दिया है क्रोमियम, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 24 होता है।
अब 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1 होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 4 को अलग ग्रुपिंग बनानी शुरू कर दो। अगर डी और एफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं तो उनकी अलग से ग्रुपिंग बनाओ। एस और पी का एक ही एन की वैल्यू सेम है तो इनको एक ग्रुप में डाल दो, इनके लिए एन की वैल्यू 2 है, इनको भी एक ग्रुप में डाल दो और इसको यहां से अलग निकाल दो, 1s को, ग्रुप बन गया। अब देखो इस 3D के इलेक्ट्रॉन का आपने जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी होगी। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है, ये क्या हुआ आपका, जेड माइनस के सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पर, ये इसका कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है आपने। अब कांस्टेंट की वैल्यू इस टेबल के बेस के ऊपर निकालेंगे। आपने किसी एक इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, अभी 5 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर है तो आपने एक इलेक्ट्रॉन का निकालना होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके अंदर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होता है डी के, अगर एन में है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एन मान के चलेंगे, तो कितना होगा ये 0.35 होगा प्लस। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे डी में है आपके इसमें, तो इनका भी कितना होगा, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके यहाँ पर। अब n-1 और n- इनका सबके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी एक ही आएगी। तो इसको लिख दो, 6 और 2 8 और 10 18, तो 18 गुणा में 1.00। तो टोटल कितना आ जाता है यहाँ पर इसका जो टोटल, अगर हम इसका टोटल सम करते हैं तो कितना आ जाता है, वो ये आ जाएगा 19.4। अब पुट कर दो, जेड क्या यहाँ पर, जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू 24 माइनस के 19.4। ठीक है, तो 24 माइनस 19.4 इनका आ जाता है। तो कितना आ गया इसके लिए, यहाँ पर जेड इफेक्टिव वैल्यू आ गई इसकी 4.6। ऐसे ही किसका निकालना है आपने, सेम क्वेश्चन के अंदर दिया है मैंगनीज के लिए। तो मैंगनीज एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 25 होता है। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या होगी वो होगी आपकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2। अभी क्या करना हमने, इसकी ग्रुपिंग करनी है। अगर डी और एफ है तो उनको अलग कर दो, और बाकी अगर आपके पास है तो उनको एन की वैल्यू के बेस के ऊपर उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेम वही होगा यहाँ पर भी, आपने क्या निकालना है, सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू किसके लिए निकालनी है, अपने डी के एक इलेक्ट्रॉन के लिए। बाकी कितने बच गए इसके बाद, देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए जेड इफेक्टिव निकालना है, तो बच गए कितने आपके पास 4। तो 4 गुना में क्या करोगे आप, एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे यहाँ पर 0.35 प्लस में बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 18। इनकी गुणा किसके साथ करनी है अपने 1 के साथ, तो कितना आ गया 19.4। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाती है आपकी 25 माइनस के 19.4, कितना आ गया ये आ गया आपका 5.6। तो जेड इफेक्टिव जो वैल्यू है क्रोमियम की और मैंगनीज के लिए जो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, सेम नहीं होती। इसलिए गिवन स्टेटमेंट जो है ये भी क्या आपकी फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या होगी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। ओके, तो देखो थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू दैट ऑफ निकल टू पॉजिटिव। मल्टीप्लिसिटी के लिए आपने स्पिन क्या निकालना होगा। तो देखो मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला आप निकालोगे तो मल्टीप्लिसिटी निकालने फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 2s प्लस 1 के इक्वल होता है। जहां पर s किसको रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूले के अंदर, तो s रिप्रेजेंट करता है इसके स्पिन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्पिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले आप किसको निकालोगे, आयरन के लिए। तो आयरन लिखो यहाँ पर Fe, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 26 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3d6 4s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बन जाती है। तो 3d6 4s2 लिखो, ये तो आपके होगी s के इलेक्ट्रॉन,
2, और ये हो गए आपके यहाँ पर डी के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो डालेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो गए इसके यहाँ पर 6। स्पिन निकालते हैं। देखो देखो जो क्लॉकवाइज जो घूमता है, जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी स्पिन क्वांटम स्पिन कितना था उसका +1/2 होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करेगा उसका कितना था -1 होता है। तो टोटल क्वांटम नंबर की टोटल स्पिन कितनी होगी इसके लिए +1/2 -1/2 इज इक्वल टू 0। तो एस के लिए तो एस की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब निकालते हैं डी के लिए। डी में जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है उसके लिए क्या होगी आपकी, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा इसका +12, तो कितना आ गया इसका लिए 5/2। उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा -1/2, तो कितना आ गया ये आ गया -1/2। तो टोटल स्पिन कितनी आ गई यहाँ पर, टोटल स्पिन आ जाती है 5/2 -1/2। कितना आ गया ये 4/2 इज इक्वल टू 2। तो मल्टीप्लिसिटी निकालो। मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला क्या था 2s + 1। s की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2, तो 2 × 2 + 1 कितना आ गया इसका वैल्यू 5 आ गया। कितना आंसर आ गया इसके लिए 5 आ चुका है। अब किसका निकालना आपने, निकल 2 पॉजिटिव के लिए। तो निकल 2 पॉजिटिव, अब सबसे पहले निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, केवल इसी से काम बन जाता है हमारा 3d8 और 4s2 बन जाता है। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास तो निकल 2 पॉजिटिव है। निकल 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कौन से निकलेंगे s वाले निकलेंगे। तो आपके पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 3d8 4s0। क्या बच गया आपके पास 3d8 4s0 बच जाता है। अब 3d8 के लिए लिखो, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को लिख दो। आप पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ एक बार, इस तरह से सेपरेट कर दो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए इसके। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज घूमते कितने हैं वो 5 है। स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा +12 होगा इसके लिए, तो कितना आ गया ये 5/2 आ गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते कितने हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है। स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा, तो कितना आ गया इसके लिए -3/2। तो टोटल कितना बन गया, ये बन गया आपका 5/2 -3/2, कितना आ गया आपका 1 आ जाता है। तो जो मल्टीप्लिसिटी जो है इसकी, तो मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो कितना आ जाता है ये 2 × 1 + 1, कितना आ गया ये इसके लिए आंसर 3 आ जाता है। तो मल्टीप्लिसिटी जो है तीनों इन दोनों की क्या है सेम नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट ये भी कैसी आपकी फॉल्स, गलत। द वैल्यू ऑफ L/N फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ L/N फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 इज 0.4। अब देखो L किसको रिप्रेजेंट करता है, L रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ठीक है, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर 57 किसके लिए होता है, ये लेंथेनम के लिए होता है। लेंथेनम 57 होता है, किसके लिए पूछा इसने, लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है। तो हम केवल इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख लेते हैं लेंथेनम के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसके लिए, ये क्या होगी आपकी 5d1 और 6s2, 5d1 और 6s2। आखिरी का इलेक्ट्रॉन आपके डी में जाता है, तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 हो जाती है। और एन की वैल्यू क्या है, ये आपके लिए एन की वैल्यू दे रही जो कितनी है यहाँ पर 5 है। तो डी बाई निकालना क्या आपने यहाँ पर L/N निकालना है। तो L की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2, N की वैल्यू कितनी होगी 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.5
4। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है ये, ट्रू। तो क्या ऑर्डर बना, पहले 3 स्टेटमेंट आपकी गलत हैं और थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी इसके लिए ठीक होगी। क्लियर है ये, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ये, आपने कॉलम को मैच करना है। मैच द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल विद द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। आपने किस तरह के बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, अगर ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो किस प्रकार के बॉन्ड इनमें से बनते हैं, ये आपने इनके साथ मैच करना होगा। तो देखो सबसे पहले मैच करता है ये कि जब एस पी के साथ ओवरलैप करता है तो कैसी बॉन्डिंग होगी। तो देखो एस की जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, पी की शेप कैसी होती है, डंबल लाइक शेप होती है। तो अगर ये साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो कैसी बॉन्डिंग बनेगी, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी बनेगी, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। कैसा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अलोंग द एक्सिस अगर ओवरलैपिंग होती है, देखो ये आपकी क्या होगी इसकी, ये अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होगी। और जब अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्डिंग कैसी बनती है, वहां पर सिग्मा बनती है। उसके बाद पी के साथ ओवरलैप करेगा तो अब देखो ये आपके पास यहाँ पर पी है, ये भी क्या है यहाँ पर पी है। अब एक्सिस तो इनके लिए ये वाली होगी, इसकी ये वाली एक्सिस होगी, ये भी इसकी ये वाली एक्सिस होगी यहाँ पर। तो ओवरलैपिंग कहां से होगी, साइड बाय साइड। ये भी कहां से ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ, साइड बाय साइड। और जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्डिंग कैसी बनती है, वहां पर पी पाई बॉन्डिंग बनती है। कौन सी बनती है, पाई बॉन्डिंग। अगर डी पी के साथ ओवरलैप करता है, अब देखो डी की शेप कैसी होती है, डी की शेप इस तरह से होती है, पी की शेप कैसी होगी आपकी, इस तरह से होगी, डंबल लाइक शेप होगी। तो डंबल लाइक शेप जो होगी ये इसके साथ तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, कोई ओवरलैपिंग होगी नहीं यहाँ पर। तो जब डी पी के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता तो बॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ पर नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। डी डी के साथ, जब डी डी के साथ ओवरलैप करता है, ये डी आपके लिए डबल डंबल शेप, एक डी आपके पास ये है, इनकी भी शेप कैसी है, डबल डंबल है। ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे यहाँ पर तो बॉन्डिंग कैसी बनेगी, यहाँ पर इसका डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड होगा आपका, ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, इस स्ट्रक्चर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इनमें से हमने स्टेटमेंट एबीसीडी स्टेटमेंट दी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगी। तो सबसे फर्स्ट ए कॉन्टेक्ट फर्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट में कहता है कि इट कंटेन पी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग। तो क्या इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर पी पाई बॉन्डिंग और डी पाई बॉन्डिंग यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। जो सल्फर और जो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी आपकी पी पाई बॉन्डिंग है। और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो यहाँ पर जो मल्टीपल बॉन्ड जो बनाया है इसने, वो क्या होगा आपका पी पाई डी पाई बॉन्डिंग यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ओके, तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पी पाई डी पाई है और सल्फर और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, पी पाई। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है आपके लिए, यहाँ पर ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। इट हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालोगे आप यहाँ पर इसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जहां पर जो किसके बराबर होता है, आप इसको निकालोगे 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। अब सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, सल्फर ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है, 16 से बिलोंग करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 6 होगी। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट कितने हैं, एक क्लोरीन आपके पास है, एक ये क्लोरीन आपके पास, तो कितने मोनोवैलेंट एटम है इसमें, 2। कैटायन कोई चार्ज है यहाँ पर नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो जिसको सोल्व करें तो कितना आ जाता है यहाँ पर 4। ये जो 4 जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी आपकी, यहाँ पर sp3 होगी। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, वहां पर टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट जो बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल
ठीक है यहाँ पर θ1 ग्रेटर देन होगा θ3 से, ये जो एंगल होगा ये θ3 से ज्यादा होता है। अब देखते हैं, अब देखो θ3 के अंदर क्या एंगल, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर और यहाँ पर क्या है मल्टीपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है ये मल्टीपल बॉन्ड है। तो और यहाँ पर क्या है दोनों बीच में क्या है, यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड ये भी कैसा है मल्टीपल बॉन्ड है। तो हमें पता है कि मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड के बीच में क्या रिपल्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन ज्यादा होने के कारण ये एंगल भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होने के कारण मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज्यादा होने के कारण जो θ1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी किससे, θ3 से। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगी। प्लेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज 4। मैक्सिमम एक प्लेन के अंदर ज्यादा 4 एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो एक प्लेन के अंदर ज्यादा 4 एटम एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, एक प्लेन के अंदर मैक्सिमम कितने एटम एग्जिस्ट करते हैं, केवल 3 एटम ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपके लिए है ये क्या है यहाँ पर बिल्कुल फॉल्स होगी। तो ये था फर्स्ट आपकी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, बट फोर्थ के अंदर क्या है ये आपकी गलत है।